क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करो अभी, लिसन। भी आंसर कैसे लिखना है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर कैसे लिखना है वो बाद में देखेंगे, पहले आंसर आना चाहिए। ओके, आंसर आएगा तो ही लिख के मतलब है। तो पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, आंसर आ रहा है कि नहीं वो पहले सीखेंगे। ओके, उसके बाद जब 5-6 चैप्टर हो जाएगा तब बताऊंगा कि आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि आंसर कैसे लिखना, बट अगर आंसर आ ही नहीं रहा है तो कुछ मतलब का नहीं हो। हेलो हेलो, तो हम लोग यहाँ पर खाली डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और आंसर क्या रहेगा। ओके, लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करेंगे, नहीं तो क्या वो बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो खाली डिस्कशन करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आंसर क्या बोलना। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल तो नहीं है कोई। ओके, जो आईटीसी चैप्टर चलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई चलेगा, उसमें 3-3 दिन तो क्वेश्चंस को लगेगा। ओके, हर चैप्टर में 60 क्वेश्चंस है बड़े बड़े। ओके, हर एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट लगेगा सॉल्व करने को। अपन सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, उधर क्वेश्चन नंबर 2, विक्रमादित्य is a salaried employee and is planning to invest in stocks. He has opened a trading account with Vaida Brokers. During the month, Vikramaditya undertook future contracts without physical delivery. Okay, अभी just सीखा। Okay, without physical delivery. But the cash settled on the our cash settled on expiry of contract. मतलब कि जो मार्जिन है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेटलमेंट होने वाला है। ओके, एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहा है वो। समझो गोल्ड का फ्यूचर बाय कर रहा है, तो एक्चुअल में गोल्ड बाय नहीं कर रहा हो, गोल्ड का फ्यूचर बाय कर रहा है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, बेच देगा, तो उसको डिफरेंशियल प्रॉफिट होगा। ओके, ऐसा नहीं कि गोल्ड 10 किलो गोल्ड है, 10 किलो गोल्ड बेचा, ऐसा नहीं है। 10 किलो का प्रॉफिट मिलेगा उसको, लेकिन 10 किलो का खरीदी और सेल नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? कि सिंपल, क्योंकि यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सेटलमेंट हो रहा है वो डिफरेंशियल मार्जिन में हो रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिलीवरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स, अ प्रोपराइटर ऑफ विजय सेल्स, एन एयर कंडीशनर डीलर इन डोंबिवली। ओके, एयर कंडीशनर डीलर है। ओके, डीलर है मतलब कि ये बिजनेसमैन है, पर्सनल नहीं, बिजनेस है इसका। ओके, इसका डोंबिवली में शोरूम है। नीड्स 4 AC फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। मतलब इसने बिजनेस के लिए एसी खरीदा है। डीलर है, डीलर मतलब वो बेचने के लिए खरीदा है। अभी वो क्या बोलता है, उसके नए घर के कंस्ट्रक्शन में उसने ये 4 AC को लगा दिया। कंस्ट्रक्शन हो गया, 4 AC को लगा दिया। Therefore, he transfers 4 ACs on which ITC has already been availed from its stock. मतलब उसने क्या किया, अपने स्टॉक में से एसी को किधर लेके गया, घर पे। तो इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कमा, सप्लाई मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, आईटीसी लिया है और घर पे परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। आया पॉइंट समझ? जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां से फर्दर से, फर्दर अ रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड, मतलब अपने जैसा कोई पर्सन अप्रोच्ड विजय सेल्स and sold to Vijay Sales for ₹5,000 and AC, जो उसने 6 महीने पहले खरीदा था। मतलब अगर समझो अपन ने विजय सेल को एसी बेचा सेकेंड हैंड, हम लोग को ₹5,000 दिया विजय सेल ने, तो
ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा कि नहीं ये डिस्कस करना। देखो सप्लाई होने के लिए दो चीज का होना जरूरी था, क्या क्या? हाँ, कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस। हम लोग को 5,000 रुपया तो मिल रहा है, मतलब कंसिडरेशन मिल रहा है, लेकिन बिजनेस है क्या हमारा? नहीं है, इट इज नॉट अवर बिजनेस पर्पस। समझ में आ रहा है क्या? तो जो हम लोग जैसे लोग अगर एसी डीलर को एसी बेचते तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन एसी डीलर अगर अपने को बेचता है तो जीएसटी आएगा, क्योंकि हम लोग उसको कंसिडरेशन भी पे करने वाले हैं और उसने हम लोग को उसके बिजनेस पर्पस के लिए सेल किया। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला, सुदामा एंड एसोसिएट्स और रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेस, डिस्पोजेस मतलब डिस्पोजल हो रहा, ओके, डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, डिस्पोजेस द कंप्यूटर ओन्ड बाय इट विदाउट कंसिडरेशन। ओके, उसने फ्री में बेचा, ओके, कंप्यूटर को। इट हैज नॉट क्लेम्ड आईटीसी, आईटीसी नहीं लिया और फ्री में बेचा, सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझ में? आईटीसी लिया होता और फ्री में बेचते तो मानते, यहां पर बिना आईटीसी लिए क्या किया? फ्री में बेचा, तो सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्लियर है सबको? अगला, पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम मार्केट। चंपक आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड। मतलब यहां पर परचेजिंग एजेंट है। देखो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था सेलिंग एजेंट, ओके, ये है परचेजिंग एजेंट। यहां पर देखो, परचेजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि एक यहां पर समझो पार्टीज है, बहुत सारा पार्टीज है, ओके, सब जगह से एजेंट खरीदता है और फिर ये प्रिंसिपल को बेचता है। तो प्रिंसिपल का थोड़ा काम कम हो गया, ये जो इतने सारे लेजर मेंटेन करने पड़ते। अभी प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको एजेंट को बोला कि आप गुड्स खरीदो सबसे और हमको बेचो। आया पॉइंट समझ में? तो अभी एजेंट क्या करता है, गुड्स खरीदता है सब लोगों से, ओके, और फिर एक साथ किसको बेचता है? प्रिंसिपल को। तो अगर एजेंट इस केस में खुद के नाम से बिल बनाएगा तो ये ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानेंगे, एंड अगर ये लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे बिल बनाते हैं तो एजेंट जो भेज रहा है उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। समझ में? वही सीखा था, लेकिन सेलिंग के एंगल से सीखा था। ओके, क्वेश्चन परचेज के एंगल से, तो भी वही सेम पोजीशन रहेगा। अभी चेक करते हैं इनवॉइस किसके नाम से। सत्या मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि जो पी है ये सत्या मैन्युफैक्चर है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंड द गुड्स एंड इश्यूज द इनवॉइस डायरेक्टली टू पृथ्वी एंटरप्राइज, मतलब इसके ऊपर डायरेक्टली बिल बनाया। तो एजेंट जो भेजेगा उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है सबको? नहीं जालत है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्लेम का मतलब अवेल्ड, क्लेम करना मतलब अवेल करना, सेम ही मीनिंग है उसका। नहीं, क्लेम ही अवेल है। ओके, क्लेम करना मतलब अवेल करना। ओके, एज पर लॉ उसको हम लोग अवेल बोलते, नॉर्मल इंग्लिश में क्लेमिंग बोलते। ओके, आपने एग्जेम्पशन अवेल किया या एग्जेम्पशन क्लेम किया, एक ही बात होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोता लिमिटेड गिव्स दिवाली गिफ्ट टू 20 एम्प्लॉइज वर्थ ₹5 लाख। ओके, 5 लाख का टोटल गिफ्ट दिया 20 एम्प्लॉय को, तो पर एम्प्लॉय कितने का गिफ्ट गया? 25,000 का। सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए से कम है। अगर 50,000 से ज्यादा होता तो फिर हम लोग सप्लाई मानते और आईटीसी भी मिलता। ओके, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है तो सप्लाई माना जाएगा एंड उसके परचेस पे आईटीसी मिलेगा, क्योंकि सप्लाई माना गया तो आईटीसी देगी गवर्नमेंट। अगर सप्लाई नहीं मानते तो आईटीसी भी नहीं मिलता है। क्लियर है क्या? तो आगे लिखा हुआ है कि 65,000 का अगर वैल्यू रहता तो आंसर चेंज होता क्या आपका? हाँ। ओके, तो कितने को सप्लाई मानते, 15,000 को या 65 को? 65 को। क्वेश्चन नंबर 7,
ABC Motors Limited engages Sunshine Cars as an agent to sell cars. Sunshine Cars issues invoice in his own name. मतलब एजेंट खुद के नाम से बिल बना रहा है. सप्लाई मानेंगे कि नहीं? एजेंट खुद के नाम से बिल बना रहा है तो प्रिंसिपल जो भेजेगा उसको सप्लाई मानेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एकदम आराम से पढ़ना. मिस्टर राजेश सुराना has a proprietorship firm in the name of Surana and Sons, Jaipur. The firm registered under GST manufactures taxable products. The firm also provides consultancy services. Mr. Rajesh Surana has provided consultancy services to brother Mr. Akhilesh without consideration. ओके, यहां पर समझो राजेश सुराना करके एक पर्सन है, उसने क्या किया है, अखिलेश सुराना को कुछ कंसल्टेंसी सर्विस दिया. कुछ पैसा चार्ज किया क्या? नहीं, विदाउट कंसिडरेशन. कौन सा पॉइंट याद आना चाहिए? चलो, कौन सा चेक करना, ये इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है? देखो, राजेश सुराना सर्विस दे रहा है अखिलेश सुराना को. इट इज नॉट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. ओके, आधे लोग का आंसर उधर रॉन्ग हो जाता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन आया और सर्विस आया मतलब बाहर वाला, तो अपने को लगता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही है. ओके, नो डाउट यहां पर मैंने लिखा है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इजी होना चाहिए रेफर करने. ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको ऊपर मिलेगा कुछ लिखा हुआ. ओके, उससे क्या होता है, एग्जाम में तुरंत रेफर कर सकते हैं कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन है. जो टॉपिक आपका वीक रहेगा डायरेक्टली उधर जाके देख सकते हैं, इसीलिए लिखा है. ओके, लेकिन नॉर्मली मिस्टेक क्या होता है, इसको हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट कर लेते हैं. अब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है. ओके, किसको सर्विस दिया? ब्रदर को दिया, ब्रदर को. अभी हम लोग चेक करेंगे आगे कि रिलेटेड है कि नहीं. अगर रिलेटेड रहेगा तो हम लोग को एंट्री नंबर 2 चेक करना है, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन. देखो, सेकेंड एंट्री सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, फोर्थ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस. दोनों एंट्री में कौन सा एंट्री चेक करना है इधर, वो इंपॉर्टेंट था क्लासिफाई करना. सेकंड चेक करेंगे. क्यों सेकंड चेक करेंगे? क्योंकि हम लोग सर्विस दे रहे, सप्लाई टू है, सप्लाई टू. इट इज नॉट फ्रॉम नॉट अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम सम पार्टी. क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे. सो हैज प्रोवाइडेड को अंडरलाइन किया मैंने, हैज प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन. द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश, products manufactured by Akhilesh. This is the hint for whether Akhilesh is related or not. चलो, क्या हिंट है? इंडिपेंडेंट है. समझ में आया क्या? ओके, वो खुद भी कुछ बना रहा है, मतलब कि वो उस पर डिपेंड नहीं है. आ रहा है समझ में? तो इंडिपेंडेंट है. अगर इंडिपेंडेंट है तो रिलेटेड है कि नहीं? नहीं है. तो वी आर सप्लाइंग सर्विसेज टू अनरिलेटेड पार्टी. अनरिलेटेड मतलब शेड्यूल 1 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. शेड्यूल 1 में क्या लिखा था, सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी, लेकिन ये पार्टी अनरिलेटेड निकला. तो यहां पर हम लोग का ये जो ट्रांजेक्शन है इट इज नॉट इन शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 नहीं है. शेड्यूल 1 हम लोग कब चेक करते हैं? जब कंसिडरेशन नहीं रहेगा तब हम लोग शेड्यूल 1 चेक करते हैं. शेड्यूल 1 में लिखा है रिलेटेड पार्टी होना चाहिए. ओके, लेकिन अभी यहां पर हमारा पार्टी कौन सा निकला? अनरिलेटेड. तो शेड्यूल 1 चेक करेंगे क्या? नहीं. तो बिना कंसिडरेशन के अपना एक्टिविटी क्या माना जाएगा? नॉट अ सप्लाई. देखो क्या लिंक करना है, देखो यहां पर देखो, सप्लाई होने के लिए क्या दो चीजों का होना जरूरी है? कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस. अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा बाय चांस तो क्या चेक करेंगे? शेड्यूल 1 चेक करेंगे. शेड्यूल 1 में एंट्री नंबर 2 में लिखा हुआ है सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, लेकिन अपना पार्टी रिलेटेड नहीं है. रिलेटेड नहीं मतलब शेड्यूल 1 से बाहर हो गया. शेड्यूल 1 से बाहर हो गया मतलब बिना कंसिडरेशन के वो सप्लाई नहीं माना जा सकता. आ रहे समझ में? तो यहां पर विदाउट कंसिडरेशन है एंड ब्रदर इज इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ सप्लाई. सबको समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 9. एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई.
दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट. सप्लाई होने के लिए क्या दो चीज चाहिए? कंसिडरेशन एंड बिजनेस पर्पस. यहां पर फ्री में कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या चेक करना चाहिए? शेड्यूल 1. ओके, आगे पढ़ते हैं. एंड डोनेट्स क्लोथ्स टू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया. मतलब कि ये नीडी पीपल का आई का ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब ये बिजनेस नहीं है. ओके, बिजनेस नहीं है, ये फ्री में कर रहे लोग, बिजनेस नहीं कर रहे. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर ना तो कंसिडरेशन है ना ही बिजनेस है. एंड शेड्यूल 1 का कोई एक्टिविटी दिख नहीं रहा है. ओके, ऐसा नहीं दिया कि क्लोथ्स के ऊपर आईटीसी लिया, ओके, और फ्री में बेचा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ सप्लाई. क्लियर है? नेक्स्ट, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स have a factory in Delhi and depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. इन लोग को क्या बोला जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन. ओके, मतलब इन लोग का जीएसटी नंबर अलग रहेगा, बट इन लोग का पैन कार्ड सेम रहेगा. ओके, फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. दिल्ली से मुंबई गया फिनिश गुड्स. सप्लाई मानेगी कि नहीं? मानेंगे. विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी मानेंगे. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई. हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंडन. ब्रदर है और सेटल्ड है, इंडिपेंडेंट. समझ में आ रहा है क्या? ओके, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस. रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस. समझ में आ रहा है क्या? तुम लोगों को पहले चेक करना है कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है. रमन ने लिया, रमन इंडिया में है, ओके, तो रमन ने लीगल सर्विस लिया है, सो इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन. बोलो, सप्लाई मानेंगे कि नहीं? मानेंगे नहीं मानेंगे? चलो सुनो, क्या होना चाहिए अगर विदाउट कंसिडरेशन है? तो रिलेटेड पार्टी प्लस बिजनेस पर्पस, ये दोनों होना चाहिए था. क्या रिलेटेड पार्टी है अपना? नहीं है. बिजनेस पर्पस है क्या? चेक तो करो, चेक तो करो. नहीं है, तो फैमिली डिस्प्यूट है, मतलब बिजनेस भी नहीं है. ओके, तो दोनों नहीं है ना. दोनों टिक होता तो हम लोग क्या मानते? सप्लाई मानते. अभी ये यहां पर दोनों ही नहीं है, तो नॉट अ सप्लाई. क्लियर है क्या? लेकिन अगर यहां पर आगे क्वेश्चन बोला है कि अगर ये बिजनेस पर्पस होता, अगर ये होता बिजनेस पर्पस, तो सप्लाई मानते कि नहीं मानते? तो भी नहीं मानते. समझ में आ रहा है? तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि रिलेटेड पार्टी नहीं है. ओके, अपने को रिलेटेड पार्टी भी चाहिए एंड बिजनेस पर्पस भी चाहिए. दोनों टिक होगा तो सप्लाई माना जाएगा. दोनों में से अगर कुछ भी मिसिंग रहा तो नॉट अ सप्लाई. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, अगला, ये थियरी क्वेश्चन है. हम लोग थियरी क्वेश्चन नहीं करना ना, और राइटर शॉर्ट नोट वगैरह जो हम लोग सीखे वही है, वो शॉर्ट नोट वगैरह नहीं करें. क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. It receives an order for a printing 500 copies of books on yoga and meditation, authored by well-known yoga guru. The content of book is provided by yoga guru to Satyamev printers. Satyamev printers will use his own paper. बोलो, सर्विस है कि गुड्स है? सिंपल. ओके, प्रिंटिंग किया, ओके, गुड्स बिलोंग्स टू प्रिंटर, तो भी क्या माना जाएगा? इसको सर्विस माना जाएगा, क्योंकि यहां पर फोकस किसके ऊपर है? कंटेंट के ऊपर फोकस. समझ में आया सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a professional training institute gets its training material printed from printing press. The content of material is provided by training institute who owns the usage rights. Okay, and paper belong to printer. Same to same question. Okay, सर्विस मानेंगे, खाली छाप के दिया है. क्वेश्चन नंबर 13, देखो, तो अपने बुक में ना तुम लोग को जब भी मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा हुआ है इधर. ओके, एग्जाम के टाइम पे खाली उतना ही क्वेश्चन करना है. ओके, एग्जाम के टाइम पे एंड उसके पिछले रिवीजन में खाली इतना ही क्वेश्चन किया तो भी सब कंसेप्ट कवर हो जाएगा. ओके, सेक्शन 7, 8 सर्कुलर्स सब कुछ कवर हो जाएगा इतने क्वेश्चंस में. समझ में? लेकिन हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे, बट तुम लोग को एग्जाम के टाइम पे खाली इतना ही करना है. क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 13. Ajastro Industries enters into contract with actor Chandragupta to act as a brand ambassador of products manufactured by Ajastro Industries. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सुनो. एक कंपनी है, ओके, वो एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है. ओके, एक्टर को क्या करना है, एक्टिंग वगैरह करना है, ब्रांड एम्बेसडर है वो. ओके, तो उसका जो भी प्रमोशन करना है वो काम है. बोलते 5 साल तक प्रमोशन करना है. ओके, पर ईयर कितना चार्जेस मिलेगा? 50 lakhs. 5 साल तक मिलेगा. As per the terms of contract, in case the contract is terminated by Chandragupta before the end of contract period, Chandragupta will have to repay 50% of contract fee received till date. अभी यहां पर क्या होने वाला है, 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब चंद्रगुप्ता ने टर्मिनेट किया. तो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? 5 साल का. 3 साल में खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट. ओके, चंद्रगुप्ता बोलते हैं मेरे को दूसरे ब्रांड के साथ काम करना है. ओके, मैं आपको जितना फीस मिला है उसका 50% वापस दे रहा हूं एज अ पेनल्टी. तो कौन सा प्रोविजन यहां पर याद आना चाहिए? लिक्विडेटेड डैमेजेस. लिक्विड डैमेजेस. तो यहां पर चेक करो कि इस पेनल्टी के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा. सोचना है. आएगा, क्योंकि यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 5 साल तक परफॉर्मेंस करना इंटेंशन था. ओके, परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इसीलिए पेनल्टी. अगर परफॉर्मेंस होता और पेनल्टी होता तो नहीं आता जीएसटी. जैसे डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है? ओके, यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर क्या हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, तो उस पेनल्टी के ऊपर जीएसटी आएगा. गेटिंग द पॉइंट? समझ में? क्वेश्चन नंबर 14. Angad Private Limited is engaged in business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Limited pays amount of rupees 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. Okay, टारगेट अचीव होने पर कुछ पैसा दिया जाता है, इंसेंटिव. द इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी. सैलरी के अंदर लिखा हुआ है, इंसेंटिव भी मिलेगा. ओके, अगर सैलरी में लिखा हुआ है मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हुआ. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ भी मिलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? नॉट अ सप्लाई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आर इन शेड्यूल 3. तो भले कमीशन मिले बट इट इज एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इसीलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. समझ में आ रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, ओके, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता कि कमीशन मिलेगा और फिर भी कमीशन मिल रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता था. एम्प्लॉय को भरना पड़ता प्रोवाइडेड 20 लाख के ऊपर मिलता. आ रहा है समझ में? कुछ क्लियर है क्या? समझ में? अगला, नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स सेंड्स सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू जॉब वर्कर. ओके, इसने क्या किया? जॉब वर्कर को कुछ गुड्स भेजा है. द जॉब वर्कर अंडरटेक्स द प्रोसेसिंग वर्क. During the process, job worker uses his own materials also. Example, अगर रेमंड ने समझो शर्ट पीस भेजा जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर को बोला कि आप क्या करो, उसको शर्ट में कन्वर्ट करो, उसके ऊपर बटन लगाओ और भेजो. तो जॉब वर्कर ने क्या किया? गुड्स बेचा हम लोग को कि सर्विस दिया? सर्विस दिया. तो भले जॉब वर्कर अपना गुड्स थोड़ा सा यूज कर रहा है, पर फिर भी इसको क्या माना जाएगा? सर्विस. तो यहां पर वही क्वेश्चन है. यहां पर बोला जॉब वर्कर यूजेस हिज ओन मटेरियल ऑल्सो. द प्रोसेस्ड yarn इज सोल्ड बाय नंदीश्वर मैन्युफैक्चर डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर एंड बैलेंस क्वांटिटी एंड वेस्ट मटेरियल इज सेंट बैक. द जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस ही इज यूजिंग हिज ओन मटेरियल इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल. वो बोल रहा है कि मैं खुद का मटेरियल वापर रहा हूं ना, तो मैं गुड्स बेच रहा हूं एंड जॉब वर्किंग चार्जेस है वो सर्विस भी दे रहा हूं. दोनों दे रहा है क्या? वो नहीं. क्या माना जाए इसको टोटलिटी में? सर्विस. क्योंकि जॉब वर्कर खुद का गुड्स भी यूज कर सकता है. ओके, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूज करना ही नहीं है. समझ में? क्वेश्चन नंबर 16, टेनेंसी प्रीमियम पे आज जो सीखा उसके ऊपर. मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन प्राइम लोकेशन इन मुंबई. He has let out first and second floor to Mr. Peace for residential purpose. Okay, मतलब कि टेनेंसी राइट दिया हुआ है.
मिस्टर पीस सरेंडर्स हिज टेनेंसी राइट्स टू मिस्टर सीरीन फॉर टेनेंसी प्रीमियम, मतलब कि उसने क्या किया, आगे किसी को टेनेंसी राइट्स दिया 10 लाख में। बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्या हो रहा है, ओके हैप्पी लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है यहां पर। ओके पीस जो है ये टी है एंड सीरीन जो ये T1 है एंड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ में आया सबको? दोनों केस में आता है। अगर टी बेचता है टेनेंसी राइट्स तो दोनों केस में जीएसटी आता है। तो यहां पर रेसिडेंशियल रहे या कमर्शियल रहे, दोनों केस में जीएसटी आएगा। कितने पे? 10 लाख पे। समझ में आ रहा है? एंड आगे यहां पर बोला जा रहा है 1 लाख का रेंट दिया जाएगा। ओके रेंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी हम लोग को एग्जेम्पशन चैप्टर में सीखने मिलेगा। ओके रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्ट, तुम लोगों ने इंटर में पढ़ा रहेगा। ओके रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब अपन घर पे अगर रेंट पे रह रहे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्वेश्चन है ये। मिस्टर राहुल द्रविड़, अ क्रिकेट कोच, इंपोर्ट्स कंसल्टेंसी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, imports consultancy services for consideration, okay, for his health and fitness from Greg Chapel, okay, for consideration है, सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? फॉर कंसिडरेशन रहेगा तो पर्सनल पर्पस पर रहेगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है क्या? देखो जीएसटी नहीं आएगा अगर पर्सनल रहेगा तो, वो हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को क्या लिखने का? सप्लाई है कि नहीं। क्लियर है क्या? अगला Messrs. Mr. Namkins, a firm registered under GST, procures consultancy services for consideration for production of namkeens at factory. चलो for देखो कंसिडरेशन रहेगा तो आगे पढ़ने का ही नहीं, कंसिडरेशन रहेगा तो आग बंद करके इट इज सप्लाई। क्लियर है क्या? अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो क्या चेक किया जाता है? रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस। गेटिंग द पॉइंट? Proprietor of Mr. Namkins, a firm registered under GST, procures consultancy services without consideration. तो अभी हम लोग को आगे चेक करना पड़ेगा क्या क्या चीज है विदाउट कंसिडरेशन है। पहला बोलते हैं लोग फैमिली डिस्प्यूट के लिए, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? रिलेटेड पार्टी चाहिए एंड बिजनेस पर्पस चाहिए। तो पहले ही बोल दिया बिजनेस पर्पस नहीं है, क्या बोला यहां पर? फैमिली डिस्प्यूट। तो अगर ये रिलेटेड होगा या नहीं भी होगा क्या फर्क पड़ेगा हम लोग को? फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस पर्पस ही नहीं है तो फिर अगर ये रिलेटेड पार्टी होगा तो भी नॉट अ सप्लाई, नहीं होगा तो नॉट अ सप्लाई। दोनों ठीक होना चाहिए। ओके पहले अगर क्लियर हो गया है कि बिजनेस पर्पस है ही नहीं तो फिर हम लोग को रिलेटेड पार्टी तक जाने का जरूरत नहीं है। फोर्थ, पेरिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, procures management consultancy services from parent entity L Perigo. Parent entity does not charge from the same, okay, from Perigo. अभी जो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी है पहली बात तो, ओके बिजनेस पर्पस है कि नहीं चेक करो। कंपनी थोड़ी फैमिली डिस्प्यूट के लिए लेगा, अभी कंपनी का तो बिजनेस पर्पस ही होगा, तो यहां पर बिजनेस पर्पस भी है तो इट इज सप्लाई। अगला सन फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोक्योर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम सन फार्मा आईएनसी, अ यूएस कंपनी। सन फार्मा आईएनसी डज नॉट चार्ज, ओके सन फार्मा आईएनसी कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा है। क्यों चार्ज नहीं कर रहा है वो देखो, एज इंटरेस्ट वॉज ऑलरेडी पेएबल टू सन फार्मा। समझो कि मैं यूएस का एंटिटी हूं, ओके आप इंडिया के एंटिटी हो, ओके मैंने आपको कुछ सर्विस दिया, आप मेरे को पैसा देने चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं। क्यों नहीं मांग रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी मैं ही आपको पेएबल था। तो इसमें कंसीडरेशन है कि नहीं है? है। समझ में आया क्या? कंसीडरेशन है, भले मैं कुछ ले नहीं रहा हूं फिर भी कंसीडरेशन है। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या? समझना, मतलब कि जो डेट का बोलते हैं ना अपन एडजस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। मतलब कि मैंने आपसे पैसा नहीं लिया क्योंकि मैं आपको देने का था, तो इट इज अ कंसिडरेशन। मैंने फ्री में नहीं दिया आपको, जूना डेट माइनस कर रहा हूं ना अभी,
ओके, तो इसको हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे, एंड विथ कंसिडरेशन रहेगा तो हमेशा सप्लाई. शाह पॉलीमर्स, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन whose turnover is rupees 5 lakh. Procures consultancy services without consideration from its related party. ओके, रिलेटेड पार्टी से सर्विस लिया. ओके, किसके लिए लिया? बिजनेस पर्पस के लिए लिया कि नहीं, चेक करो. प्रोडक्शन मतलब बिजनेस पर्पस है. रिलेटेड पार्टी तो क्लियरली पहले ही दे दिया, तो सप्लाई माना जाएगा. इसका टर्नओवर तो 5 लाख रुपए अभी आएगा कि नहीं आएगा? सुनो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट हैज टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे भाई. कल का लेक्चर मिस मत करो ना, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, अभी कल थर्सडे है ना, नहीं कल फ्राइडे, तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा. आरसीएम तक का इंट्रोडक्शन हो जाएगा कल. आरसीएम का लॉजिक वगैरह सब बताऊंगा, तो कल का लेक्चर मिस मत करना. ओके, क्योंकि वो बेस लेक्चर रहेगा फॉर चार्ज ऑफ जीएसटी. तो यहां पर आरसीएम में जीएसटी किसको भरना होता है? इस पर्सन को. ओके, तो इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहता है. क्लियर है? कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब क्लिक हो जाएगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Mr. Zombie, a supplier registered in Hyderabad, Telangana, procures goods from China and directly supplies to US. देखो क्या हो रहा है. एक तेलंगाना में पर्सन है, उसने चाइना से खरीदा एंड डायरेक्टली किधर बेचा? यूएस में. सप्लाई मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर सेल हुआ. ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया. क्लियर है क्या? तो नॉट अ सप्लाई. अभी आगे बोला है कमीशन के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं. कमीशन देखो सप्लाई माना जाएगा, बट जीएसटी नहीं आएगा, ये भी सिखाया था. देखो इंटरमीडिएट चार्जेस, कमीशन. ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई है. सप्लाई तो है. ओके, आंसर में हम लोग को सप्लाई लिखना है, लेकिन आगे क्या लिखना है उसके साथ? इट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई. गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है समझ में? अगला ओके, हम लोग कस्टम के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एंट्री नंबर 8 हम लोगों ने बाकी रखा था. ओके, एंट्री नंबर 8 के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 19 एंड 20. 19, 20, 21. ओके, ये तीनों उसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 22. शर्मा कैरियर्स is a goods transportation agency engaged in transportation of goods by road. As per the general business practice, Sharma Carriers also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment, temporary warehousing in relation to transportation of goods by road. With reference to provisions of GST law, analyze whether such services are to be treated as composite supply or mixed supply. तो चेक करना हम लोग को. देखो क्या हो रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग, पैकिंग, सब कुछ सर्विस भी दे रही है. बोलो क्या मानेंगे इसको? पहली बात चेक करो, क्वेश्चन में दिया है क्या नेचुरली बंडल है कि नहीं? दिया है कि नहीं दिया? क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो. हाँ, एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब ये सेक्टर में ऐसा ही होता है. इसको बोलते हैं नेचुरली बंडल. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई. तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा. ओके, तो इसके ऊपर जीएसटी का रेट किसका आएगा? प्रिडोमिनेंट का, प्रिंसिपल का, दैट इज ट्रांसपोर्ट सर्विस का. समझा? लेकिन अगर ये लोग ऐसा करते कि ट्रांसपोर्ट का एक बिल बनाते एंड बाकी सबका अलग बिल बनाते, तो फिर ये सेपरेट सप्लाई हो जाएगा. देखो, एक ही इनवॉइस पे अगर बनाया ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैकिंग, लोडिंग वगैरह, तो ये कंपोजिट माना जाएगा. लेकिन बिल ही अलग बना दिया. ओके, ट्रांसपोर्ट का बिल अलग कर दिया एंड अदर सर्विस का बिल अलग कर दिया, तो ऐसे केस में इस ट्रांजैक्शन को हम लोग सेपरेट सप्लाई बोलेंगे. तो सेपरेट रेट आएगा. क्लियर है क्या? आया समझ में? नेक्स्ट.
मिक्स सप्लाई तो कोई भी केस में नहीं होगा, क्योंकि जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है, ये एग्जामेशन के साथ होएगा, क्योंकि कॉस्ट पेट्रोलियम का बाकी रखा था। क्वेश्चन नंबर 24, रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, Ghaziabad, UP, donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in school run by it from such donation and wrote, क्या लिखा है देखो, donated by रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। आएगा कि नहीं जीएसटी? नहीं आएगा, क्योंकि कोई पब्लिसिटी नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ फादर। अगर ऐसा लिखा होता तो डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी तो आता। यहां पर क्या लिखा है? खाली उसका नाम लिख दिया, चलेगा उतना, उसके बिजनेस का नाम नहीं लिखा। ओके, सो इट इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट, वो तो नो जीएसटी। आगे, इन द अबव क्वेश्चन, अच्छा वही हो गया। ओके, इन द अबव क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस तो जीएसटी आएगा, क्योंकि इसमें उसका बिजनेस का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, हाँ, देखो बिजनेस पर्पस का बात नहीं यहां पर जो समझो कोई अगर आप गए स्कूल में और देखने को, तो उधर वो डोनेटेड बाय नाम जो लिखा है, अगर आपने बिजनेस का नाम पढ़ा तो आप लोग को अगर समझो कुछ खरीदना होगा, समझो टाइल वगैरह, तो आप लोग हो सकता है उसके पास जाओ, लेकिन अगर खाली इंडिविजुअल का नाम लिखा है तो उससे वो क्या कर रहा है मालूम नहीं पड़ता। समझ में? अगर समझो ऐसा लिखा रहता डोनेटेड बाय प्रोफेसर केवल मोदा टीचिंग आईडीडी, ऐसा लिखा होता तो अपने को मालूम पड़ रहा है कि वो आईडीडी सिखा रहा है। लेकिन अगर खाली ऐसा लिखा रहता डोनेटेड बाय केवल मोदा, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं सीए हूं कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो जो लोगों का देखने का नजरिया वो अगर चेंज हो रहा है आपके लिखने की वजह से, तो जीएसटी आएगा। समझा? हाँ, सीएसआर हुआ, देखो सीएसआर में क्या होता है, हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ओके, बट सामने वाले से कुछ पैसा नहीं ले रहे। अगर समझो कि आपने सोचा है कि सारे प्लेटफॉर्म पे कचरे का डब्बा लगाएंगे, ये हमारा सीएसआर एक्टिविटी, ओके, तो यहां पर क्या होगा, आप लोग रेलवेज को फ्री में वो कचरे का डब्बा दोगे, फ्री में, तो पैसा लिया ही नहीं आपने। एंड दूसरा पॉइंट, आईटीसी नहीं मिलता है, नया सेक्शन आया है, ओके, सेक्शन 17(5)(FA), ओके, उसमें लिखा है कि अगर आप कचरे का डब्बा परचेज करते हो टू प्रोवाइड इट अंडर सीएसआर एक्सपेंडिचर, तो उस कचरे के डब्बे को खरीदने का आईटीसी नहीं मिलता। ओके, ये लिटिगेशन था पहले, अभी लॉ को ही अमेंड कर दिया लोगों ने, चेंज ही कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन ही है। ओके, द टेम्पल ऑफ एंसिस्ट्रल डीटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल and his family is located in Berry, Haryana. The temple is run by charitable organization registered under section number 12AA of Income Tax Act. The family has got unshakable faith in their ancestral deity. Upon the birth, Mr. Aman is a big entrepreneur having flourishing tiles का business. Okay, tiles का business है। Okay, उसको अगर उसको फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो उन्होंने क्या किया, डोनेशन किया 10 लाख रुपया। ओके, मिस्टर अमन गोयल को फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो क्या किया उस पर्सन ने, डोनेट किया 10 लाख रुपया टू द सेट टेम्पल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटिंग हॉल। अभी वो टेम्पल क्या करता है, एक बोर्ड लगाता है, क्या लिखता है बोर्ड पे देखो, ऑन द मेन डोर द नेम प्लेट वॉज प्लेस्ड स्टेटिंग डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल, मिस्टर अमन गोयल, ओके, अपॉन बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। जीएसटी आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। समझ में? अगर ऐसा लिखा होता कि अमन गोयल एंटरप्रेन्योर ऑफ टाइल बिजनेस तो आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन शायद, नहीं और एक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26, मंगेश एंटरप्राइजेस गोवा is a registered supplier and has made the following supplies. Supply of guest house accommodation service. ओके, गेस्ट हाउस को अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस जो है उसका, उसमें रहने का सर्विस दिया उसने. ओके, साथ में उसने बहुत कुछ सर्विस दिया. ओके, कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट, पार्किंग. ओके, बहुत सारा सर्विस दिया लोगों ने. ओके, ड्यूरिंग द मंथ. ओके, हम लोग कौन से मंथ का बात कर रहे हैं, चेक करो. कौन से मंथ का बात कर रहे हैं? फरवरी 2022. हेलो हेलो हेलो, हाँ, ड्यूरिंग द मंथ मतलब कि फरवरी 2022 का बात कर रहे हैं. हेलो, तो फरवरी 2022 में टोटल कितना डेज रहेगा? 28 डेज है, बराबर. अभी आगे बोला है ड्यूरिंग द मंथ देयर वाज 50% ऑक्यूपेंसी, मतलब 28 दिन में से 14 डेज ही ऑक्यूपेंसी था. या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 100 घर है तो 50 घर ही बुक हो रहा था 28 दिन के लिए, या तो पूरा घर बुक हो रहा था 14 डेज के लिए. एक ही बात है. केटरिंग एंड फूड सर्विस वेर सप्लाइड सेपरेटली टू दोज हु ऑर्डर्ड. देखो, दिख रहा है इतना. डेली रेंटल कितना? डेली रेंटल 1500, मतलब कि 28 डेज है, एक दिन का 1500 है, ऐसा 50% ऑक्यूपेंसी है. ओके, आगे क्या बोलते देखो, जो खाने पीने का सर्विस है वो सेपरेटली दिया. सेपरेटली दिया मतलब जो मांगेगा उसी को खाना मिलेगा. ओके, दोज हु ऑप्टेड फॉर इट फॉर 500 रुपीज पर डे ऑफ ऑक्यूपेंसी. टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर केटरिंग वॉज 70,000. ओके, अलग से मिला 70,000 रुपया. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? रहने का जो है वो 28 इंटू 1500 इंटू 50% एंड प्लस केटरिंग कितना मिला? 70,000. टोटल कितना हो गया? कितना? 91,000. क्या क्या? हाँ, 20 गेस्ट मतलब कि एक 1500 एक घर का है ना ये, तो इंटू 20 कितना आ रहा है? 18,20,000. और टोटल इतना रुपया मिल रहा है उसको. समझ में आया? तभी यहां पर हम लोग को खाली टैक्सेबिलिटी देखना है कि केटरिंग सर्विस एंड रहने का. ओके, ये दोनों कंपोजिट सप्लाई होता है, दोनों कंपोजिट सप्लाई. ओके, जो रहता है उसको खाना मिलने वाला है, पर पैसा अलग से देना है उसको. तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई में क्या बोलते हैं अपन, प्राइसिंग सेपरेटली किया तो भी चलता है. तो यहां पर प्राइसिंग अलग रहेगा. वही सोचा मैं इतना. क्या? वही मैं सोचा, क्योंकि इतनी बार सीखा मैं सोचा इतना बड़ा आंसर आया नहीं. कितना है? 4 लाख 20,000. ठीक है, ठीक है, 70,000 टोटल है ये. ओके, खाली इधर मल्टीप्लाई करने का था. ठीक है, जो भी आंसर है, अमाउंट डजंट मैटर. ओके, तो टैक्सेबिलिटी क्या है इसका? ये कंपोजिट सप्लाई है, तो पूरे के ऊपर रेट किसका आएगा? अकोमोडेशन का. ओके, खाने पीने पे भी अकोमोडेशन का आएगा. लेकिन अगर समझो उस पर्सन को हमने अलग बिल दिया खाने पीने का, देखो रहने का एक बिल दिया, खाने का एक बिल दिया, तो दोनों पे अलग रेट आएगा. तुम लोग को अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि एक एंटिटी दोनों का अगर अलग बिल बनाता है तो केटरिंग के ऊपर केटरिंग का रेट एंड अकोमोडेशन पे अकोमोडेशन का रेट, एंड दोनों का एक ही बिल बनाता है, देन इट इज रेट ऑफ अकोमोडेशन. तो नोट के हिसाब से आंसर चेंज होएगा. ओके, उसके बाद आगे सप्लाइड मंथली एयर कंडीशनर मेंटेनेंस सर्विस फॉर 6 months. अच्छा, ये वाला जो है टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर इनवॉइस बनाना बाकी है ऐसा बोला हुआ है. सर्विस प्रोवाइड हो चुका है, सर्विस प्रोवाइड होने के 30 दिन में बिल बनाना पड़ता है. सुना है कभी? टाइम ऑफ सप्लाई में 30 दिन में बिल बनाना पड़ता है. तो वो सब टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. तो ये टीओएस में देखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 27. XYZ Consultancy registered in Bangalore supplies technical services to its clients. It has been providing technical services to BA Limited since past 2 years. Consideration is settled assignment wise and paid 37 lakh to consultancy for agreeing to not provide the service to any other person. क्या हुआ? हाँ, फॉरबेरेंस मतलब कि हम लोग को कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग सप्लाई मानते हैं ना, तो इधर भी जीएसटी भरना पड़ेगा. सिंपल. ओके, ये लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ सर्विस नहीं दिया, बट ऐसा नहीं है, हम लोग को यहां पर जीएसटी भरना पड़ेगा. ओके, दिस 37 लाख इज लायबल टू जीएसटी. कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है सप्लायर को. ओके, मेरे को एग्जांपल दिया था हम लोगों ने, मेरे को नहीं सिखाने का अगर पैसा मिलता है, ओके, मुलुंड में नहीं सिखाने का पैसा मिला, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा क्योंकि वो कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है. ओके, नॉन कम्पीट फीस है, तो इट इज सप्लाई. क्लियर है क्या? तो सब क्वेश्चन खत्म हो गया. पेट्रोल कॉस्ट पेट्रोलियम का है तो एग्जामिनेशन चैप्टर में आएगा. तो भी एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर एंड देन छोड़ दो. ओके, 13 मिनट्स है उसमें.